125 क्वेश्चन सही हुए हैं। 150 क्वेश्चन हिस्ट्री के उसने सॉल्व किए थे, 125 उसके सही हुए हैं। आप समझ सकते हो मैंने कितने अच्छे से टॉपिक करवाया आपको, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कहूंगा कि जो 1000 रुपए का जो मैं फंड बनवा रहा हूं, मैं भी बुक्स की लिस्ट में आपको बनवाऊंगा, वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, वो सारी बुक आपके पास होनी चाहिए जिनकी मैं लिस्ट बनवाऊंगा, अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना। ए? मैं ला के नहीं दूंगा, मैं किसी को बता दूंगा और एक जना को इकट्ठा करके ले आएगा, या फिर अलग अलग ले आना चाहे, अलग अलग ले आना चाहे, ठीक है ना। अलग अलग ले आना, क्योंकि मैं लाऊंगा तो बहुत भारी भरकम बोझ हो जाएगा, ये चीज है, ठीक है ना। अलग अलग ले आना। तो हेडिंग है हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है। भारत पर विदेशी आक्रमण। आप लोगों ने सिकंदर का नाम तो खूब सुना होगा, है ना। लेकिन सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी नहीं था, और सिकंदर जो था वो आया था हमारे यहाँ यूनान से। लेकिन हमारे भारत पर पहली बार जो आक्रमण हुआ, या पहली बार विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, वो आक्रमण किया था ईरान के लोगों ने। हमारे भारत पर सिकंदर यानी यूनान के लोगों ने पहली बार आक्रमण नहीं किया था। हमारे भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ, या पहली बार किसी प्रकार के विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, वो थे ईरान के लोग। और ईरान के लोगों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो ईरान का एक वंश था जिसे कहते थे हैत्ती वंश। ईरान का एक वंश था हैत्ती वंश, और इस हैत्ती वंश को हकमनी वंश भी कहा जाता था। इसे हकमनी वंश भी कहा जाता था, हैत्ती वंश या हकमनी वंश। इस वंश का संस्थापक था साइरस। इस वंश का संस्थापक था साइरस। ये ईरान की बात कर रहा हूं मैं अभी, ईरान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हैत्ती या हकमनी वंश था, और उसका संस्थापक था साइरस। साइरस ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। हमारे भारत पर विदेशी आक्रमणकारी के तौर पर अगर कोई आदमी आया है तो वो आया था साइरस। हमारे भारत पर किसी प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी के रूप में पहला जो आदमी आया वो आया था साइरस। और साइरस जो था यह मकरान तट, मकरान तट से होकर आया था। यह हमारे भारत में मकरान तट से होकर आया था। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता करवाई थी सबको, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्लस का निशान मैंने बनवाया था आपको, एक प्लस का निशान बनवाया था। तो यहाँ पे जो प्लस का निशान वाला स्थान था उसका नाम क्या था, इधर वाला, वहां पे जो जगह थी इधर वाली, उस जगह का नाम क्या था, सुतकांगे डोर। यहाँ की जो जगह थी सुतकांगे डोर। और जब इस सुतकांगे डोर के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ की जो सीमा थी ये ईरान से लगती थी, ये बात ही मैंने आपको बताया था। ईरान से सुतकांगे डोर की सीमा लगती थी, और अरब सागर के माध्यम से, अरब सागर के माध्यम से ईरान से यहाँ की सीमा लगती थी, और इसको बोला जाता था मकरान तट। इसे बोला जाता था मकरान तट। तो साइरस ने जब आक्रमण किया तो समुद्री रास्ते से उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, और मकरान तट होते हुए वो भारत पर आक्रमण उसने किया था। लेकिन उसका आक्रमण असफल रहा, यानी आक्रमण तो किया लेकिन इसका आक्रमण सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे भारत के इधर वाले एरिया में, हमारे भारत के इधर वाले एरिया में जब इसने आक्रमण किया था, बहुत शक्तिशाली शासक या बहुत शक्तिशाली ऐसे लोग रहते थे जिनकी वजह से इसका आक्रमण असफल हो गया। तो पहला आक्रमण साइरस ने किया जरूर, लेकिन इसका आक्रमण असफल हो गया। और इसने जो आक्रमण किया वो किया लगभग 550 ईसा पूर्व के आसपास में इसने आक्रमण किया था। लगभग है, 560 भी कह सकते हैं, 550 भी कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं वैदिक काल के जस्ट बाद, वैदिक काल के जस्ट बाद हमारे भारत पर ईरान के साइरस ने आक्रमण या अटैक किया था। लेकिन इसका आक्रमण क्या हो गया, असफल हो गया। अब इस साइरस का एक पोता था, यार ये तो बहुत मोटा चल रहा है, तो ये पतला करना है मेरे को, थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो रहा है ये। कौन सा, ये, अब सही है।
इस साइरस का एक पोता था जिसका नाम था डेरियस। इसका एक पोता था डेरियस या दारा। इसका पोता था डेरियस या दारा। उस डेरियस या दारा ने लगभग डेरियस या दारा ने लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास, डेरियस या दारा ने लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास हमारे भारत पर आक्रमण किया था और इसका आक्रमण सफल रहा था। इसका आक्रमण सफल रहा था और जब इसका आक्रमण सफल रहा था तो जाहिर सी बात है हमारे भारत का जो इधर वाला हिस्सा है, जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, हमारे भारत का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, इसे इसने ईरान के राज्य का भाग बना लिया था। यानी हमारे भारत का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था, जिसको कह सकते हैं वर्तमान में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दक्षिणी हिस्सा है, जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, जो इसे अपने कब्जे में ले लिया था। और अपने कब्जे में लेने के बाद ईरान का 20वां राज्य बनाया था। इसने ईरान का 20वां राज्य इसे बना दिया था। जब इसने डेरियस ने आक्रमण किया था तो ईरान में 19 राज्य थे। तो जब यहां पर इसने अधिकार जमा लिया तो इसे ईरान का 20वां राज्य घोषित कर दिया। तो ऐसे करके डेरियस पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने हमारे भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से पर अधिकार जमाया था या कब्जा किया था। ठीक है। अब पहले के टाइम में जब कोई भी राजा किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करता था या कोई भी विदेशी आक्रमण कहीं पर भी होता था तो अकेला अपनी सेना के साथ भी नहीं जाता था। उसके साथ सेना तो जाती थी, लेकिन सेना के साथ साथ परिवार भी जाता था। तो जब इसने हमारे भारत के उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे ईरान के लोग आके बसे। जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे ईरान के लोग आकर बसे और ईरान के लोग जब यहाँ पर आकर बसे तो हमारे भारत का, ध्यान रखना, हमारे भारत का किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत, हमारे भारत के किसी प्रकार के सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत, किसी प्रकार के आर्थिक संबंधों की शुरुआत किसी विदेशी देश के साथ हुआ है तो उसका नाम था ईरान। ठीक है ना। क्योंकि ईरान के लोग जब यहाँ पर आकर बस गए तो कुछ चीजें इन्होंने हमसे सीखी और कुछ चीजें इन्होंने हमको सिखाई। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजों के आदान प्रदान हमारा ईरान के साथ होना प्रारंभ हो गया था इसके कारण। ठीक है ना। तो पहले यहां तक का काम निपटाएं, उसके बाद काम करते हैं। कविता बेटा ये बुक ले जा अपनी, थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी उसके लिए। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के शासक ईरान के हकमनी वंश के शासक साइरस ने लगभग 550-55 ईस्वा पूर्व में किया था। ईसा पूर्व में साइरस ने किया था, साइरस ने किया था। लेकिन यह आक्रमण असफल रहा, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। ठीक है। अब ये आक्रमण असफल रहा, लेकिन अपनी पीढ़ियों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए इसने एक प्रेरणा का काम कर दिया कि भाई भारत पर आक्रमण किया जा सकता है और वहां पर जो संपन्नता है या वहां पर जो जलवायु है वो हमारे अनुकूल है, तो वहां पर अपना अधिकार भी जमाया जा सकता है। तो साइरस के बाद उसके पोते, लिखिए, साइरस के बाद उसके पोते, साइरस के बाद उसके पोते डेरियस या दारा ने, डेरियस या दारा ने, डेरियस या दारा ने भारत के उत्तर पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिमी
क्षेत्र पर अधिकार करके, क्षेत्र पर अधिकार करके उसे ईरान का, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करके उसे ईरान का 20वां राज्य बनाया, 20वां राज्य बनाया। उसने ईरान पर अधिकार करके उसे, सॉरी, उत्तर पश्चिम भाग पर अधिकार करके उसे 20वां राज्य बनाया था। अब एक बात मेरे को बताइए, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत में आएगा तो क्या भारत के किसी आदमी की सहायता के बिना वो सक्सेस पालेगा? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो ऐसे करके उस टाइम पर भी हमारे यहाँ विभीषणों की कोई कमी नहीं थी। तो जब डेरियस ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो भारत के जो उत्तरी पश्चिम के जो लोग थे, भारत के दो उत्तर पश्चिम के जो लोग थे, इन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करते डेरियस का साथ दिया था। और डेरियस ने भी अपनी सेना में इस एरिया के लोगों को शामिल किया था। तो डेरियस, ऐसे करके एक क्वेश्चन बढ़ गया कि पहला विदेशी शासक था जिसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया था। लिखिए, डेरियस या दारा ने, डेरियस ने अपनी सेना में, डेरियस ने अपनी सेना में पहली बार भारतीयों को शामिल किया था, पहली बार भारतीयों को शामिल किया था, भारतीयों को शामिल किया था। ठीक है जी। अब डेरियस, जब इसने उत्तर पश्चिमी भाग पर हमारा अपना अधिकार जमा लिया है तो भारत का किसी भी देश के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत जो हुई है वो ईरान के साथ ही हुए। लिखिए, ईरानियों के आने से, ईरानियों के आने से, ईरानियों के आने से भारत का पहली बार, ईरानियों के आने से भारत का पहली बार सांस्कृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान उनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ। तो किसी भी देश के साथ भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक या आर्थिक संबंधों की शुरुआत मानी जाती है तो वो ईरान के साथ मानी जाती है। हमारे देश का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा? बताइए, हमारे देश का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा है? यहाँ पर आर्य लोग बसते थे, ठीक है ना, आए थे ना आर्य बाहर से, ठीक है ना। ऐसे बसने क्रम में उन्होंने अपने देश का नाम आर्यवर्त रखा। इस कोचिंग का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा? क्योंकि ये भारत में है इसलिए इसका नाम आर्यवर्त पड़ गया, ठीक है ना। तो हमारे देश का नाम आर्यवर्त है, लेकिन हमारे देश का नाम इंडिया भी है, हमारे देश का नाम इंडिया भी है। इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं ना, तो हमारे देश का नाम इंडिया रखवाने में अप्रत्यक्ष रूप से, हमारे देश का नाम इंडिया रखवाने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान ईरानियों का है। हमारे देश में उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इंडिया शब्द का इस्तेमाल तो करेंगे यूनान के लोग, इंडिया शब्द का इस्तेमाल तो करेंगे यूनान के लोग, लेकिन इंडिया नाम रखवाने में कुछ हद तक योगदान ईरान के लोगों का भी है। कैसे है? क्योंकि ईरान की एक रानी थी, ईरान की एक रानी थी जिसका नाम था इंडोस, ईरान की एक रानी थी जिसका नाम था इंडोस। और इंडोस जो है ईरान की बहुत शक्तिशाली रानी थी, यानी साइरस की वाइफ, साइरस की पत्नी, ठीक है ना। तो ये बहुत शक्तिशाली रानी थी और कह सकते हैं अत्याचारी भी रानी थी। तो जब ईरान के लोग यहाँ पर बस गए, यहीं बसे आके, ईरान के लोग जब यहाँ पर बस गए तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? सिंधु। यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? सिंधु। तो ईरान के लोगों ने सिंधु नदी की विशालता, सिंधु नदी की विशालता और सिंधु नदी की गहराई चौड़ाई को देखते हुए इस सिंधु नदी की तुलना अपनी रानी से कर दी कि भाई जैसे ये महान नदी, ये जैसे ये महान नदी है सिंधु, ऐसे ही हमारे ईरान की महान रानी थी इंडोस। तो ऐसे करके इंडोस से जब इसने तुलना कर दी तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत का नाम इंडिया रखवाने में ईरानियों का भी योगदान है। लिखिए इस बात को,
भारत का नाम इंडिया, भारत का नाम इंडिया रखवाने में, भारत का नाम इंडिया रखवाने में ईरानियों का, ईरानियों का अप्रत्यक्ष योगदान है, ईरानियों का अप्रत्यक्ष योगदान है। इन्होंने उत्तर पश्चिमी भूभाग में प्रवाहित होने वाली, इन्होंने उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी की तुलना, सिंधु नदी की तुलना ईरान की शक्तिशाली रानी इंडोर से की थी, ईरान की तुलना ईरान की शक्तिशाली रानी इंडोस से की थी, इंडोस से की थी। ठीक है ना, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन तुलना की है, तो इंडोस से करने के कारण इंडिया नाम हमारे भारत का पड़ गया। अब देखो तुम लोग बीकानेर के रहने वाले हो, तो भी बीकानेर की है, तो बीकानेर और जैसलमेर साइड के जो लोग हैं ये से को है बोलते हैं, सही बोलते हैं ना, है बोलते हो ना, कैसे बोलते हो, है, क्यों बोलते हो, सालने को हालना, है ना, क्यों बोलते हो, है क्यों बोलते हो से को आप लोग, पता नहीं। अच्छा जी, हमारे भारत का जो राजस्थान है ये भारत के पश्चिमी एरिया में है, भारत के पश्चिमी एरिया में है, और भारत से इस राजस्थान से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पाकिस्तान है, और बिल्कुल सीधा चलेंगे तो ईरान आ जाएगा, पाकिस्तान को क्रॉस करते बिल्कुल सीधा चलेंगे तो ईरान भी आ जाएगा। तो जब ईरान के लोग भारत में आए, ईरान के लोग जब भारत में आए तो इनका जो मुकाबला हुआ ये हुआ सिंधु नदी से, इनका मुकाबला हुआ सिंधु नदी से, और सिंधु नदी हमारे भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारे भारत की प्राकृतिक सीमा बनाती है। भले ही बिना लड़े ही शत्रु इसकी विशालता को देखकर डर जाते थे और वापस चले जाते थे, तो ऑटोमेटिक तौर पर इस तरह हिमालय और पश्चिमी साइड में सिंधु हमारे लिए एक तरह से रक्षा का काम करती थी। तो जब ईरान के लोग हमारे भारत में आए तो इन्होंने इस नदी को सिंधु ना बोलकर हिंदू बोला, यानी ये लोग से को है बोलते थे, ये लोग से को है बोलते थे। तो बीकानेर के लोग, जैसलमेर के लोग और कुछ हद तक गुजरात साइड के भी कुछ लोग हैं जो, ठीक है ना, रन ऑफ कच्छ के लोग हैं, ये भी से को है ही बोलते हैं क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी ईरान के लोगों के साथ थी। तो ये लोग सिंधु को जब हिंदू बोल रहे हैं तो हमारे भारत का नाम एक ये भी है, हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान भी है। तो हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान रखने में ईरानियों का अहम योगदान है, यानी कह सकते हैं कि हमारे भारत का हिंदुस्तान नाम जो है ईरानियों की ही देन है, क्योंकि ये लोग सैको है बोलते थे जिसकी वजह से ये चेंज होकर हिंदुस्तान में बदल गया। अब पता चल गया कि आप लोग सैको है क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग ईरान से आए हो, ठीक है ना। देखो ईरान के लोग, क्या हुआ, क्या कर रहा है मीना जी, है बीकानेर वाले ईरान के नहीं है भाई, मैंने कब बोला, अब बुड्ढा आदमी कुछ भी बोल सकता हूं मैं यार। हाँ जी, ईरान के लोग जब भारत आए, ईरान के लोग, तुम भी शायद बीकानेर से ही हो, है ना, तो पता चल गया क्यों बोलते हैं। ईरान के लोग जब भारत में आए तो इनका इनका सामना सिंधु नदी से हुआ, इनका सामना सिंधु नदी से हुआ, जिसे उन्होंने हिंदू नदी कहा, हिंदू नदी कहा, हिंदू नदी कहा। बाद में इस क्षेत्र का नाम, बाद में इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ गया, बाद में इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो हमारे भारत का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा आपको पता है,
हमारे भारत का नाम इंडिया भी पड़ेगा थोड़ी बहुत देर में, ठीक है ना, लेकिन हमारे नाम इंडिया का नाम हिंदुस्तान भी है। ये एक नाम कैसे पड़ा, कैसे पड़ा बेटा मोनिका, कैसे पड़ा हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान? ईरान के लोग आए और वो लोग सै को है बोलते थे, जिसकी वजह से इन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला, हिंदू नदी बोला, और हिंदू नदी के आसपास का एरिया है जो, इसको क्या कह दिया, हिंदुस्तान। इसलिए हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है ना। अब ईरान के लोग जब हमारे भारत में आए तो इन्होंने हमें बहुत सारी परंपराओं की शुरुआत इन्होंने करवाई, और बहुत सारी परंपराओं की जब शुरुआत करवाई तो ईरान के लोग अपने साथ, ईरान के लोग अपने साथ कितबी, ईरान के लोग अपने साथ कितबी नाम की लिपि लेकर आए। ईरान के लोग अपने साथ कितबी नाम की लिपि लेकर आए, और इस लिपि से भारत में खरोष्ठी, इस लिपि से भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। इस लिपि से भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ कि भाई ये अपने साथ कितबी लिपि लेकर आए, जिसकी वजह से हमारे भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। अपन जब अशोक पढ़ेंगे, अशोक जब पढ़ेंगे तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं और जो पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए उन सब की लैंग्वेज कॉमन रूप से खरोष्ठी लिपि है, उनकी लैंग्वेज है, यानी लिपि जो है खरोष्ठी लिपि है। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा, इनकी इसी लिपि से हमारे भारत में अरमाइक भाषा का विकास हुआ। इसी लिपि से हमारे भारत में अरमाइक भाषा का विकास हुआ। खरोष्ठी लिपि है, ध्यान रखना, खरोष्ठी भाषा नहीं है, खरोष्ठी लिपि है, और अरमाइक लिपि नहीं है, क्या है, भाषा है। तो इनकी कितबी लिपि से हमारे भारत में दो प्रकार के नए कंसेप्ट अप्लाई हुए। क्या क्या हुए? एक तो खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, और अरमाइक भाषा का इस लिपि की वजह से हमारे भारत में डेवलपमेंट या उद्गम हुआ। और अशोक के खरोष्ठी और अरमाइक भाषा के जो अभिलेख हैं ज्यादातर पश्चिमोत्तर भारत में ही पाए जाते हैं। लिखिए, ईरानी अपने साथ कितबी नाम की लिपि लेकर आए। ईरानी अपने साथ कितबी नाम की लिपि लेकर आए। कितबी, जिससे भारत में खरोष्ठी लिपि, जिससे भारत में खरोष्ठी लिपि और अरमाइक भाषा का विकास हुआ। जिससे भारत में खरोष्ठी लिपि और अरमाइक भाषा का विकास हुआ। यही एक लाइन लिख लेना। अशोक के अधिकतर खरोष्ठी एवं अरमाइक भाषा के अभिलेख, खरोष्ठी एवं अरमाइक भाषा के अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में मिलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मिलते हैं। ठीक है, तो ये खरोष्ठी और अरमाइक भाषा का डेवलपमेंट हमारे भारत में ईरान की लिपि और भाषा से हुआ है। आप लोगों ने तंदूरी रोटी खाई होगी, कैसे बनती है तंदूरी रोटी? तंदूरी रोटी कैसे बनती है? मैदा की और आटे की बनती है? मैदा और आटे दोनों की बनती है। कैसे बनती है? तंदूर में बनती है ना। तो ये तंदूरी रोटी बनाने का और खाने का जो कंसेप्ट है हमारे भारत में, ये ईरान से ही प्रेरित है। लिखिए, भारत में तंदूर बनाने की विधि का आविष्कार। भारत में तंदूर बनाने की विधि का आविष्कार। आप लोग देखोगे कि तंदूर की रोटी खाने का प्रचलन ज़्यादातर पंजाब में ही है। ज़्यादातर पंजाब में है, हिमाचल में है, कुछ हद तक जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान के इधर वाले इलाकों में है, गंगानगर साइड वाले इलाकों में, ठीक है ना। पूरे राजस्थान में नहीं है। पूरे राजस्थान में तंदूर की रोटी का प्रचलन नहीं है। या फिर जहाँ जहाँ पर सिख या पंजाबी कम्युनिटी रहती है वहाँ पर ही तंदूर की रोटी बनाई जाती है या खाई जाती है। पूरे इंडिया में नॉर्मल चूल्हे पे रोटी खाई जाती है या
बनाई जाती है। तो तंदूरी रोटी का जो प्रावधान है या तंदूर का जो विधि का आविष्कार है, ईरानियों ने ही हमारे भारत में सिखाया है। ठीक है ना, अगला लिखिए। आप लोगों ने किसी मंदिर की यात्रा की है क्या? मंदिर की, मंदिर गए हो? कौन कौन से मंदिर गए हो? कौन से मंदिर गया था? खाटू श्याम, ये तो कोई काम का ही मंदिर नहीं है यार। और कोई ढंग का मंदिर बता। बालाजी का, और सामोद, और बताओ, और कौन सा मंदिर है? कौन सी माता? जम्मू कश्मीर वाली वैष्णो माता, और करणी माता, और ये काम की है रामदेव माता ना, बाबा रामदेव, हाँ बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। तो जितने भी भांति भांति प्रकार के मंदिरों के नाम आप बोल रहे हो, इन मंदिरों की बनावट कैसी होती है? हम्म, पत्थरों की होती है, और और है। अब जैसे ये खंबा खड़ा है, खंबा, तो जितने भी मंदिर हैं सबके गेट पे खंबे बनाए जाते हैं, या फिर अंदर भी खंबे बनाए जाते हैं। तो इन खंबों पर पॉलिश करने का, इन खंभों पर पॉलिश करने का, और खंबे को गोल करने का, यानी चौकोर बना हुआ है तो, लेकिन खंभों को गोल बनाने का और उन पर पॉलिश करने का, और खंभों के ऊपर उल्टा घंटा जो लटका रहता है, आप देखोगे खंभों की बनावट उनमें ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जो मंदिर का घंटा रहता है ना, उसको उल्टा किया हुआ है। तो इस प्रकार से स्तंभ बनाने की जो कला है, यानी स्तंभों पर पॉलिश करना, स्तंभों पर पॉलिश करना, उन्हें गोल बनाना, और उन पर उल्टे घंटे जैसी आकृति को बनाने की जो प्रेरणा हमें ईरानियों से ही मिली है। लिखिए इस बात को। भारत में स्थापत्य कला में, भारत में स्थापत्य कला में स्तंभों का प्रयोग, भारत में स्थापत्य, कहां बंद हो गया क्या? स्थापत्य कला में स्तंभों का प्रयोग ईरानियों द्वारा सिखाया गया। स्तंभों का प्रयोग ईरानियों द्वारा सिखाया गया। स्तंभों को गोल करने, आगे लिखिए भाई, स्तंभों को गोल करने और उन पर पॉलिश करने की परंपरा, स्तंभों को गोल करने, स्तंभों को गोल करने और उन पर पॉलिश करने की परंपरा, और उन पर पॉलिश करने की परंपरा ईरानियों ने ही सिखाई, ईरानियों ने ही सिखाई। ईरानियों ने स्तंभों पर, ईरानियों ने स्तंभों पर उल्टे घंटे जैसी आकृति, उल्टे घंटे जैसी आकृति और फूल पत्तियों का अलंकरण, और फूल पत्तियों का अलंकरण, फूल पत्तियों का अलंकरण करवाने की परंपरा प्रारंभ की, और फूल पत्तियों का अलंकरण करवाने की परंपरा प्रारंभ की। आपने देखो होंगे जितने मंदिर हैं उन पर बेल बूटे बने रहते हैं ना फूल पत्तियों के, तो हमारे भारत में स्तंभों पर या कहीं पर भी फूल पत्तियों का दीवारों पर अलंकरण की जो प्रेरणा है ईरान से ही हमें मिली है। आगे लिखिए। ईरान में सूर्य पूजा और अग्नि पूजा का प्रचलन था। ईरान में सूर्य पूजा और अग्नि पूजा का प्रचलन था। पूजा नहीं होता, पूजा बड़ी की मात्रा आएगी इस पे, पूजा पे। और अग्नि पूजा का प्रचलन था, जिसके कारण भारत में, जिसके कारण भारत में राजा और मंत्रियों
जिसके कारण भारत में राजा और मंत्रियों के कमरे में हमेशा प्रकाश की व्यवस्था की जाने लगी। राजा और मंत्रियों के कमरे में प्रकाश की व्यवस्था की जाने लगी, यानी हमारे इंडिया में लाइट की प्रेरणा देने का जो काम किया है वो ईरान के लोगों ने ही किया है। क्वेश्चन आ चुका है कई बार ये, ठीक है ना। तो लाइट का प्रावधान हमारे भारत में ईरान के लोगों द्वारा सिखाया गया था। आगे लिखिए। राज्याभिषेक के समय पर, राज्याभिषेक के समय पर, राज्याभिषेक के समय पर राजा के बाल धुलवाने समय पर राजा के बाल धुलवाने की परंपरा की शुरुआत, ये काम ये भी हुआ है, राजा के बाल धुलवाने की परंपरा की शुरुआत, परंपरा की शुरुआत। पहले क्या होता था कि जो भी हमारे यहाँ राजा बनते थे वो नहाते जरूर थे लेकिन बाल नहीं धोते थे। लेकिन ईरान के प्रभाव से हमारे भारत में जो भी राज्याभिषेक के समय पर राजा बनेगा उसको बाल धोना कंपलसरी कर दिया जाएगा। अगला लिखिए। प्रशासन में महिलाओं को शामिल करने की प्रेरणा, प्रशासन में महिलाओं को शामिल करने की प्रेरणा। अब जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दोगे तो लड़कों के साथ लड़कियां भी एग्जाम देंगी ना, तो इस प्रकार की जो प्रेरणा हमें मिली है ईरान से ही मिली है। क्यों मिली है बताओ, क्यों मिली होगी, क्यों मिली होगी बताओ ईरान से, है? सोचो, समानता का अधिकार। ललिता बेटा तू सोच के बता क्यों क्यों मिली है प्रेरणा वहां से। यस, वहां की महारानी कौन थी? इंडोस, यानी महिला थी। और महिला जब महारानी थी तो जाहिर सी बात अपने प्रशासन में महिलाओं को शामिल करेगी नहीं करेगी। तो ऐसे करके ये ईरानियों से हमारी प्रेरणा इस प्रकार से आती है। इसके अलावा आगे लिखिए। महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति, महिला अंगरक्षकों, महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति, महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति की प्रेरणा, महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति की प्रेरणा। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने अपने दरबार में महिला अंगरक्षकों की या महिलाओं की सेना बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य में तो लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके चंद्रगुप्त मौर्य ने लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, याद रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने, चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने महिला अंगरक्षकों को नियुक्त किया था, जिसने महिला अंगरक्षकों को नियुक्त किया था, महिला अंगरक्षकों को नियुक्त किया था। अपन जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे बुधवार बृहस्पतिवार को जाके, हाँ जब ये आएगा नंबर उसका, तो जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक के अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अशोक के अभिलेखों की संख्या है 14, ठीक है ना। तो जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उन पर समान रूप से लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यानी जितने भी अभिलेख हैं उन सब का जो शीर्षक है वो ये है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं 14-15 हैं जो, उन सब का पहली लाइन यही है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ऐसे करके प्रजा को, यानी मनुष्य का मतलब हो गया प्रजा, मनुष्य का मतलब हो गया प्रजा, तो प्रजा को अपनी संतान की तरह, प्रजा को अपनी संतान की तरह मानने की जो प्रेरणा है, प्रजा को अपनी संतान की तरह मानने की जो प्रेरणा है, ये भी हमारे भारत में ईरानियों से ही ग्रहण की गई है। लिखिए इस बात को, प्रजा को
अपनी संतान की तरह मानने की प्रेरणा। प्रजा को अपनी संतान की तरह मानने की प्रेरणा। संतान की तरह मानने की प्रेरणा। ठीक है। भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत। भारत में, अगला पॉइंट है, भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत। अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत। अभिलेख का मतलब होता है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसको हम अभिलेख कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम अभिलेख कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि जैसे ही मैं पीछे करूंगा तो पहले का पेज आगे नहीं आएगा, कि जो कुछ पहले लिखा हुआ है या पहले हमने किया हुआ है वो इस पर अमिट है, यानी लिखा हुआ है, तो इसको हम अभिलेख के तौर पर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारे भारत में अभिलेख लिखवाने की जो परंपरा है ये ईरानियों से ही हमने सीखी है। तो विश्व का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेख लिखवाए, और हमारे भारत का पहला शासक कौन था जिसने इससे प्रेरणा ग्रहण करके अभिलेख लिखवाए थे? तो डेरियस पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की। लिखिए इस बात को, डेरियस विश्व का पहला शासक था, ना विश्व का नहीं कहिए, डेरियस पहला शासक था। डेरियस पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। डेरियस पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला शासक था जिसने ये परंपरा शुरू की। ठीक है ना, तो ऐसे करके डेरियस फर्स्ट जो था इसने पूरे वर्ल्ड में पहली बार अभिलेख लिखवाए, और भारत का पहला था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, तो ये कुछ परंपराएं थी जो ईरानियों ने हम लोगों को सिखाई। ठीक है ना, अब हमारे भारत में सोने के सिक्के भी जारी हुए। हमारे भारत में सोने के सिक्के भी जारी किए, और हमारे भारत में सोने के सिक्के पहली बार जो जारी किए थे वो किए थे कुषाण शासकों ने। हमारे भारत में सोने के सिक्के जो जारी किए थे कुषाण शासकों ने किए थे, लेकिन भारत में आने के बाद उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाण भी जो है ये भी विदेशी लोग थे, कुषाण जो थे ये भी विदेशी लोग थे, लेकिन इन्होंने हमारे भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। और सोने के सिक्के जब इन्होंने जारी किए थे तो इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी करने की जो परंपरा है, सोने के सिक्के जारी करने की परंपरा इन्होंने ईरानियों से ही सीखी थी। लिखिए इस बात को भी, भारत में सोने के सिक्के जारी करने की परंपरा की शुरुआत। भारत में सोने के सिक्के भारत में सोने के सिक्के जारी करने की प्रेरणा। भारत में सोने के सिक्के जारी करने की प्रेरणा। भारत में सोने के सिक्के जारी करने की प्रेरणा भी हमें कहां से मिली है? ईरान से ही मिली है। इसका नाम आपने सुना है, देवानाम्पिय। कौन कौन राजा ने इसकी उपाधि धारण करी थी? अजातशत्रु, फिर कालाशोक और अशोक। इन तीन लोगों ने देवानाम्पिय की उपाधि धारण की है। कविता बेटा, देवानाम्पिय की उपाधि इन लोगों ने क्यों धारण की? देवानाम्पिय की उपाधि इन लोगों ने क्यों धारण की? अपने आप को देवता से निकट साबित करने के लिए, देवताओं का प्रिय साबित करने के लिए। और अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। और एक ऑप्शन लिख दिया जाए संप्रति, ठीक है ना, या फिर लिख दिया जाए क्या नाम था उसका, उदायन। ध्यान देना, कालाशोक क्वेश्चन आता है ना कि निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए, तो कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, और एक नाम लिख दिया आपको उदायन। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया? उदायन, क्योंकि जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है जो, ठीक है ना। तो ऐसे करके
कालाशोक अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक ने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। और देवानामप्रिय की जब उपाधि धारण की तो इसकी जो प्रेरणा है ये भी इनकी ईरानियों से इन्होंने इसकी प्रेरणा ली थी। लिखिए, भारत में देवानामप्रिय की उपाधि धारण करने की प्रेरणा। भारत में देवानामप्रिय। मोनिका बेटा बैठ रही है कुछ दिन, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, पर आ जाएगा। 2-4 दिन गुजारिए हमारे साथ, ठीक है ना? क्या हुआ, क्यों हंस रहा है रे? तो देवानामप्रिय की उपाधि धारण करने की प्रेरणा, धारण करने की प्रेरणा। तो कहावत है कि कर्ण आएगा तो अर्जुन भी आएगा, कर्ण आएगा तो अर्जुन भी आएगा। तो कर्ण आ गया, ईरानी लोग आ गए, और ईरानी लोग आ गए तो ईरानियों की देखा देखी कि भाई ईरानी भारत में गए और पहले तो ये भूखे मरते थे और भारत में जाने के बाद एकदम से रईस बन गए, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती थी जिनकी वजह से इनके पास धन का या पैसे का आना जाना ज्यादा मात्रा में स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये लोग अपने एरिया को, ईरान को भी इन्होंने रईस बना दिया और खुद भी ये लोग रईस बन गए। तो इस चीज का जब कंसेप्ट यूनान के लोगों के मन में आया कि भाई ईरान के लोग जब भारत में आक्रमण कर सकते हैं जिनकी कोई हमारे औकात नहीं है, तो क्यों ना हम भी ऐसा कोई प्रयास करें कि भारत पर हम भी आक्रमण करें। तो ईरानियों की सक्सेस को देखते हुए यूनान के लोगों ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब इन्होंने, एक तो ये कारण था कि भाई ईरान के लोग भारत पे गए हैं तो ये धनवान बन गए, लेकिन एक कारण और भी है कि यूनान के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहले वो बैकग्राउंड समझा देता हूं, फिर लिखवाऊंगा, ठीक है ना? हुआ क्या था कि लगभग 600 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध हुआ था। आप लोग राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एक मैराथन का युद्ध हुआ था, और मैराथन का युद्ध हुआ था ईरान वर्सेज यूनान, ईरान वर्सेज यूनान, ठीक है ना? ईरानियों और यूनानियों के बीच में ये मैराथन का युद्ध हुआ था, जिसमें ईरान के लोग जीते थे। और इस युद्ध का वर्णन इसने, नाम सुना होगा, इस मैराथन के युद्ध का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, इस युद्ध का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में बहुत अच्छी तरीके से किया था कि भाई ईरानियों ने कैसे यूनानियों की वाट लगाई, ठीक है ना? एक व्यवस्थित तौर पर इसने अपनी पुस्तक में इस युद्ध का वर्णन किया था। और पहली बार इस हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। तो इसने जब इस युद्ध का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वर्णन अपनी किताब हिस्टोरिका में किया था, तो ये भी यूनान का था। तो इससे प्रेरित होकर, इसकी बातों से प्रेरित होकर यूनान का एक और विद्वान था जिसका नाम था सिसरो, यूनानी विद्वान सिसरो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है ना? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस को पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, और इसने किसी प्रकार के युद्ध का वर्णन पहली बार इतिहास की किताब हिस्ट्री के नाम से लिखी है। तो हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी है, जिसमें इन घटनाओं का बहुत व्यवस्थित तरीके से इसने वर्णन किया था। तो यूनान का एक विद्वान था सिसरो, और इस सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के पिता की उपाधि दी थी। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने
मैराथन के युद्ध का या ये ईरान और यूनान के बीच में युद्ध हुआ था उसको उसका बहुत व्यवस्थित तौर पर या क्रमिक तौर पर बहुत अच्छा वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, जिसकी वजह से यूनान के दूसरे विद्वान सिसरो ने इसे इतिहास का पिता घोषित किया था। किसे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता घोषित किया था। तो जब ईरान की इस युद्ध में विजय हुई थी तो ईरान को पराजित करने के लिए भी कि भाई ईरान से बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ईरान का जो राजा है वो तो इंडिया में बैठा है, ईरान का जो शासन है वो खाली है, तो क्यों ना ईरान पर आक्रमण किया जाए और हमारी पिछली हार का बदला लिया जाए। तो एक रीजन ये भी था हमारे भारत पर यूनान के लोगों का आक्रमण करने का। तो ये जो बैकग्राउंड है इसको आप लिख ही लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं आपके दिल्ली पुलिस में, तो वहां पे ये क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना। लिखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व में, लगभग 600 ईसा पूर्व में ईरान और यूनान का, लगभग 600 ईसा पूर्व में ईरान और यूनान का युद्ध हुआ था। जिसे मैराथन का युद्ध कहा जाता है, जिसे मैराथन का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन यूनान के विद्वान, यूनान, बड़ी यू की मात्रा बेटा, तो मात्रा में गलती करती है, बड़ी यू की मात्रा लगेगी यूनान पे। यूनान के विद्वान हेरोडोटस ने, यूनान के विद्वान हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, हिस्टोरिका में व्यवस्थित तौर पर किया था, हिस्टोरिका में व्यवस्थित तौर पर किया था। और पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, और पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, और पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण एक अन्य यूनानी विद्वान, नाम लिखा हुआ है बोर्ड पर, सिसरो, यूनानी विद्वान सिसरो ने उसे इतिहास के पिता की उपाधि दी। मैनेजर साहब, समझ में आ रही है बात भाई? क्या नाम है आपका? है अन्य यूनानी विद्वान सिसरो ने उसे इतिहास के पिता की उपाधि दी। तो ये बात आप जानते हो, हेरोडोटस इतिहास का पिता है, ठीक है ना, पहली लाइन होती है। लेकिन इसको इतिहास का पिता कैसे बना और किसने इसे इतिहास के पिता की उपाधि दी थी, ये पूरा बैकग्राउंड अब आपको पता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने आ गया कि क्यों इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे यूनान का आक्रमण, ठीक है ना, यानी सिकंदर की एंट्री कल हमारी लाइफ में हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज मार कर आया करो, 2-4 रिवाइज मार कर लाते हैं तो रिवाइज मारते रहिए। और मंडे को आपका होगा टेस्ट, मंडे को आपका टेस्ट होगा और लगभग 96-97 क्वेश्चन का वो टेस्ट होगा, 96 क्वेश्चन का वो टेस्ट होगा। जैसा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस है जो बहुत बढ़िया होती जा रही है, ठीक है ना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती चली जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन सी बुक हैं जो आपको परचेज करनी है खुद अपने हैंड से। है क्या? कोई भी अपने आप में इलेक्शन कर लो। शकल से चोर लगता है, तो दाढ़ी बढ़ा रखी है इसने।
अच्छा नहीं, क्यों? यार अच्छी फैमिली से तो मैं भी हूँ, फिर भी मैं टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो देख के आया ना कैसे फटेहाल कंडीशन में रहता हूँ मैं। एक काम करो, अक्कड़ बक्कड़ कर लो। पक्का? हीरा को दे दो। ठीक है, ये इकट्ठा करेगी सबके पैसे। ठीक है ना? तो आज या कल, कल शनिवार है, कल तक कर लेना, कल तक इकट्ठे कर लेना सब लोग। और जितने लोगों के पैसे इकट्ठे होंगे, वही वही लोग इसमें शामिल रहेंगे, इस योजना में, इस स्टडी योजना में वही लोग शामिल रहेंगे। और आप लोगों को दिल्ली पुलिस तक, यानी दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन तक उन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है ना? ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, 1,000 रुपये खर्च करवा रहा हूँ आपसे। और ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे तो वो मैं झेल लूंगा जब तक मेरी सैलरी भी आ जाएगी अगले महीने तक। ठीक है ना? तो ऐसे करके आप लोग 1,000 1,000 रुपये इकट्ठा कीजिए, और जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उनको परचेज कर लेना। ठीक है? तो लिखिए साहब कि थ्योरी तो मैं लिखवा ही रहा हूँ आपको, थ्योरी तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो प्लेटफॉर्म की जितनी भी सीरीज है, प्लेटफॉर्म की, इसका आपको लाना है इतिहास, राजनीतिक, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, और तर्क शक्ति। तो ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 बुक हैं। अगर आपका बजट 1,000 रुपये से ऊपर जाता है, तो जितना भी जाएगा, 200 300, तो वो 200 300 रुपये मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। ठीक है ना? आप लोगों को सिर्फ 1,000 रुपये खर्च करने हैं, मेरे ख्याल से 1,000 रुपये में हो जाएगा काम। ठीक है? तो ये 6 बुक आपको लेके आनी है अपनी। ठीक है भैया? मैं बता दूंगा कौन क्या लाएगा, वो सब मेरे माइंड में है कैसे क्या करना है।